दोस्तों कहते हैं ना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तब ऊपर वाला किसी अनजाने को अपना बना देता है। एक बच्चा रोज सुबह सुबह एक करोड़पति आदमी की कार जो उसके बड़े से घर के बाहर खड़ी रहती थी उसे चुपचाप आकर साफ कर देता। ना कोई आवाज, ना किसी इनाम की उम्मीद, बस हाथ में एक पुराना गीला कपड़ा लिए आता और बड़ी संजीदगी से उस कार को चमकाता, फिर बिना कुछ कहे लौट जाता। उस बच्चे की उम्र मुश्किल से 10 से 11 साल की रही होगी। कपड़े मैले कुचैले, चप्पलें घिसी हुई थी, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत और अपनापन जैसे वो गाड़ी उसकी नहीं, उसके दिल के किसी कोने की याद हो। लोग अक्सर पूछते, तू क्यों करता है ये सब? कोई तुझे मजबूर करता है क्या? वो बच्चा मुस्कुरा देता, सिर झुका लेता और बस यही कहता, नहीं साहब, मेरा मन करता है, इसीलिए करता हूँ। उस कार वाले करोड़पति व्यक्ति का नाम था संजीव राठौर। वो लखनऊ का एक मशहूर बिजनेसमैन था जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी और कारोबार था। लेकिन एक साल पहले की एक दर्दनाक घटना ने उसकी पूरी जिंदगी को झकझोर दिया था। संजीव अब अकेले रहते थे। उस बंगले में, बंगला तो बहुत बड़ा था, लेकिन उस घर की दीवारें अब किसी की हंसी नहीं सुनती थीं, क्योंकि उस एक हादसे ने उसका पूरा परिवार छीन लिया था। संजीव को इस बात का शुरू में ज़्यादा ध्यान नहीं गया। उन्हें लगा कि शायद कॉलोनी का कोई सफाई कर्मी उनकी गाड़ी रोज साफ कर देता है। लेकिन जब लगातार 2 हफ्ते तक गाड़ी हर सुबह बिल्कुल चमचमाती हुई दिखाई देने लगी और एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब उस पर धूल रही हो, तो संजीव के मन में सवाल उठने लगे। आखिर कौन करता है ये सब और क्यों करता है? एक सुबह जब उन्हें दवाई लाने बाजार जाना था, वो जैसे ही घर से बाहर निकले तो सामने का नज़ारा देखकर ठिठक गए। एक दुबला पतला लड़का झुके हुए सिर के साथ उनकी गाड़ी को पोंछ रहा था। उसकी छोटी सी काया, हाथ में एक पुराना फटा हुआ कपड़ा और आंखों में एक गहरी परछाई झलक रही थी। संजीव कुछ देर वहीं पर खड़ा रहा, फिर पास जाकर बोले, बेटा तुम मेरी गाड़ी रोज़ साफ करते हो? बच्चा थोड़ा डर गया लेकिन बोला, जी साहब। क्यों करते हो? किसी ने कहा है क्या तुमसे? संजीव की आवाज़ सख्त नहीं थी, बस हैरानी से भरी थी। बच्चा बोला, नहीं साहब, कोई नहीं कहता, बस मन करता है। ये गाड़ी मेरे पापा की गाड़ी जैसी है। संजीव की आंखें एक पल को झपक गई। क्या मतलब बेटा? बच्चा एक पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मेरे पापा एक अमीर आदमी की गाड़ी चलाते थे साहब। ऐसी ही काली गाड़ी थी। जब घर लाते थे तो मैं और वो दोनों मिलकर उसे सुबह सुबह साफ करते थे। वो मेरी सबसे प्यारी याद है। संजीव की सांस थम गई। उस बच्चे की कांपती हुई आवाज़, थरथराते होंठ और भीगी आंखें देखकर संजीव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके टूटे हुए दिल को छू लिया हो। संजीव ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अब तुम्हारे पापा कहाँ हैं? बच्चे की आवाज़ और धीमी हो गई। अब वो इस दुनिया में नहीं है साहब, बीमारी से चले गए और माँ भी कुछ महीनों बाद चली गई। अब मैं अकेला हूँ। संजीव चुप रह गए। उनके कानों में अपने बच्चे की हंसी गूंजने लगी, उनकी बीवी की वो मीठी आवाज़, उनका अपना बिखरा हुआ अतीत सामने खड़ा था एक छोटे से लड़के के चेहरे में। संजीव ने गहरी सांस ली और बस वहीं खड़े रह गए। बच्चा गाड़ी को पूरा पोंछकर धीरे धीरे चला गया, लेकिन संजीव की आंखें अब भी उसी रास्ते पर लगी थी जहां वो मासूम टूटे पांव से चला गया था। उन्हें कुछ महसूस हुआ था जैसे कहीं उनकी खोई हुई दुनिया का एक टुकड़ा फिर से लौट आया हो। उस रात संजीव सो नहीं पाया। बिस्तर पर लेटा रहा, छत घूरता रहा, लेकिन आंखें बार बार उस बच्चे के मासूम चेहरे पर जा अटकती। वो झुकी हुई आंखें, वो टूटी हुई चप्पलें और वो एक वाक्य, मेरे पापा की भी ऐसी ही गाड़ी थी साहब। संजीव ने करवट बदली, लेकिन जिस दिल ने अपनों को खोया हो वो करवट बदलने से नहीं सोता। सुबह का उजाला हुआ तो वो उठकर तैयार हो गया। ना दवाई ना नाश्ता, बस बाहर निकल आया। उसी गाड़ी के पास खड़ा होने घड़ी में 7 बज चुके थे और तभी सामने वाली गली के मुहाने पर वही बच्चा आता दिखा, धीरे धीरे चलता हुआ, जैसे हर कदम कोई याद हो। संजीव की आंखें उसे देखती रही। बच्चे की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसका चेहरा सकपका गया। वो एक पल को ठिठका, फिर खुद से बोला, शायद आज ये मना कर देंगे, कोई बात नहीं, लौट जाऊंगा। लेकिन संजीव मुस्कुराया और धीरे से कहा, आजा बेटा, आज फिर से गाड़ी चमकानी है ना। बच्चे की आंखें भर आईं, लेकिन उसने झुककर सिर हिलाया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया।
संजीव वहीं बैठ गया, उसके बिल्कुल पास। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सागर, बच्चे ने जवाब दिया। कहाँ रहते हो? जहाँ जगह मिल जाती है वहीं सो जाता हूँ साहब। पढ़ाई करते हो? सागर की आंखें झुक गई। अब नहीं, अब पढ़ाई से क्या होगा साहब, पेट भर जाए वही बहुत है। संजीव की सांसें भारी होने लगी। उसे याद आया वो खुद भी तो एक वक्त ऐसे ही टूटा था, लेकिन फ़र्क इतना था कि उसके पास घर था, दौलत थी, नाम था, और ये बच्चा, इसके पास तो सिर्फ यादें थी, वो भी अधूरी। सागर, संजीव ने उसका नाम पहली बार पुकारा। अगर मैं कहूँ कि तुम यहीं मेरे साथ रहो, यहीं इसी घर में, और स्कूल भी जाओ, पढ़ाई करो, और हाँ, गाड़ी साफ करना तो तुमसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। सागर ने चौंक कर देखा, एक पल को कुछ बोल नहीं पाया, फिर बामुश्किल पूछा, साहब आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? संजीव का गला भर आया। नहीं बेटा, मैं तुम्हें अपने घर में रखूँगा, तुम्हारी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊँगा, और तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। सागर के हाथ कांपने लगे। उसने कपड़ा नीचे रखा और धीरे से पूछा, क्या मैं यहाँ सच में रह सकता हूँ साहब? संजीव ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। हाँ बेटा, आज से ये घर तुम्हारा ही है। दोनों रो रहे थे, एक जिसने अपना सब कुछ खोया था, दूसरे जिसने सब कुछ होने के बावजूद अपनों को खो दिया था। उस दिन संजीव ने सागर को नए कपड़े पहनाए, वो कपड़े जो कभी उसके बेटे के लिए रखे थे, और जब सागर ने वो कपड़े पहने तो संजीव की आंखें भर आई। तुझे इन कपड़ों में देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा फिर से मेरे सामने खड़ा है। सागर भी आगे बढ़ा और पहली बार किसी के गले लगते हुए बोला, क्या मैं आपको पापा कह सकता हूँ? संजीव की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ बेटा, आज से तू मेरा बेटा है। संजीव ने उस दिन सागर को अपने ही बंगले में एक छोटा सा कमरा दे दिया। जिस कमरे की दीवारों पर पहले उसके बच्चों के खिलौने और फोटो हुआ करते थे, अब वो दीवार फिर से किसी की सांसों से भर गई थी। सागर के लिए सब कुछ नया था, नया बिस्तर, नए कपड़े, नया टूथब्रश, और यहाँ तक कि खाने की प्लेट भी स्टील की नई सुंदर चमचमाती थी। वो थोड़ा हिचक रहा था, हर चीज़ को छूते वक्त डर रहा था, जैसे गलती से कुछ तोड़ दिया तो कोई डांट देगा। लेकिन संजीव हर कदम पर उसे भरोसा दे रहा था, बेटा ये सब तेरा है, डर मत, अब तुझ पर कोई हक जताने वाला नहीं, अब तुझे सिर्फ प्यार मिलेगा। सागर के लिए वो रात जिंदगी की सबसे सुकून भरी रात थी। छत के पंखे के नीचे साफ चादर पर लेटकर वो सो गया, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के। अगले दिन सुबह संजीव उसे तैयार करा के एक अच्छे से स्कूल में ले गया। प्रिंसिपल से बोला, ये मेरा बेटा है, इसका दाखिला करिए, जो भी खर्च होगा मैं दूंगा। प्रिंसिपल पहले सागर को देखकर थोड़ा हैरान हुए, लेकिन संजीव की आंखों में जो अपनापन था वो सब कह गया। ठीक है मिस्टर राठौर, आपका बेटा अब हमारे स्कूल का हिस्सा है। सागर की आंखों में चमक आ गई। उसने जैसे अपनी टूटी जिंदगी को फिर से जुड़ते देखा। अब हर दिन, हर सुबह उठकर स्कूल जाना, शाम को घर लौटना और रात में संजीव के साथ बैठकर खाना खाना, यही उसका नया जीवन बन गया था। कभी कभी रात को संजीव उसे पढ़ाते और फिर पुरानी कहानियाँ सुनाते, वही कहानियाँ जो कभी उन्होंने अपने बेटे को सुनाई थी। और एक रात जब दोनों एक कहानी सुनते सुनते हंस रहे थे, संजीव ने धीरे से सागर के सिर पर हाथ रखा। बेटा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन तू मेरी टूटी दुनिया को फिर से जोड़ देगा। सागर ने उनका हाथ पकड़ लिया, और मैंने भी नहीं सोचा था साहब कि कोई मुझे बिना मतलब अपनाएगा। संजीव मुस्कुरा दिया, अब मैं तेरा साहब नहीं, सिर्फ पापा हूँ। कुछ महीनों बाद संजीव ने वकील से बात करके गोद लेने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी। कागज़ तैयार हुए, दस्तखत हुए, और कोर्ट के सामने उन्होंने साफ साफ कहा, मैं इस बच्चे को सिर्फ घर नहीं, नाम भी देना चाहता हूँ। ये अब सागर राठौर है। कोर्ट की मंजूरी मिलते ही सागर ने संजीव को गले से लगा लिया। उस गले में कोई औपचारिकता नहीं थी, वो रिश्ता अब सिर्फ नाम का नहीं, आत्मा का था। कई महीने बीत चुके थे। सागर अब पहले जैसा मासूम और सहमा हुआ बच्चा नहीं रहा था। वो अब स्कूल जाने लगा था, अच्छे से पढ़ता, समय पर खाना खाता, और सबसे बड़ी बात, अब वो मुस्कुराने लगा था। संजीव के चेहरे पर भी अब वो उदासी कम हो गई थी। तभी जो हर शाम शराब की बोतलों में डूबा रहा करता था, अब वो शाम सागर के होमवर्क और किस्सों में कटने लगी थी। एक दिन संजीव ने सागर से कहा, तैयार हो जा बेटा, आज तुझे एक जगह ले चलना है। सागर हैरान, कहाँ पापा? संजीव ने सिर्फ मुस्कुरा दिया, सरप्राइज है। गाड़ी चली। सागर बगल में बैठा था, रास्ते भर पूछता रहा, पापा कुछ तो बताइए ना, कहाँ ले जा रहे हैं?
लेकिन संजीव चुप रहा। उसकी आंखें बाहर की ओर थी क्योंकि वो उस रास्ते पर लौट रहा था जहां उसकी ज़िंदगी एक बार थम गई थी, लखनऊ, जहां उसका महल जैसा घर था, जहां उसकी पत्नी, बच्चे, माता पिता की हंसी गूंजती थी और फिर एक हादसे में सब खत्म हो गया था। गाड़ी जब उस विशाल घर के सामने आकर रुकी तो सागर की आंखें फटी की फटी रह गई। यह इतना बड़ा घर यहाँ आपका है पापा? संजीव ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, नहीं बेटा, अब ये तेरा है। दरवाज़ा खोला गया। अंदर ढेर सारे नौकर थे जो अब भी उस घर को संभालते थे, लेकिन घर में रौनक नहीं थी। जैसे कोई बीमार शरीर सिर्फ सांसें ले रहा हो। संजीव सागर का हाथ पकड़कर अंदर ले गया। वो हर एक कोने को देखता रहा, जहाँ कभी उसके बेटे की साइकिल रखी थी, जहाँ कभी उसकी पत्नी पूजा किया करती थी, जहाँ उसके बच्चे दौड़ते थे। हर चीज़ वैसी की वैसी थी, लेकिन अब उस सूनी हवेली में किसी अपने की सांसें लौट आई थी। संजीव ने सबके सामने कहा, आज से ये मेरा बेटा सागर इस घर का छोटा मालिक है। नौकरों की आंखें भीग गई क्योंकि उन्हें पता था कि साहब कितने सालों के बाद मुस्कुराए हैं। सागर को उस घर के हर कमरे में ले जाया गया और जब उसे वो कमरा दिखाया गया जिसमें कभी संजीव के बेटे के खिलौने रखे थे तो वो चुप हो गया। धीरे से बोला, पापा क्या मैं यहीं रह सकता हूँ? संजीव का गला भर आया। बिल्कुल बेटा, अब ये घर तेरा है और मैं तेरा हूँ। उस रात संजीव बहुत देर तक सागर को कहानियाँ सुनाता रहा। वो वही कहानियाँ थीं जो कभी उसके बेटे ने अधूरी छोड़ दी थी और सागर उन्हीं कहानियों को सुनते सुनते उसी बिस्तर पर सो गया जहाँ कभी कोई और बच्चा संजीव की बाहों में सोया करता था। समय बीतता गया और उस टूटे हुए आदमी की ज़िंदगी में अब हर दिन एक नई सुबह लेकर आता था। सागर अब 18 साल का हो चुका था। उसका चेहरा अब भी वैसा ही मासूम था, लेकिन उसके इरादे अब लोहे जैसे मजबूत थे। वो पढ़ाई में अव्वल था, संस्कारों में गहरा और अपने पापा को भगवान मानता था। संजीव ने हर दिन हर पल अपने बेटे की तरह उसे पाला। उसे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वो इस घर में आया नहीं था, बल्कि हमेशा से यहीं का हिस्सा था। और अब तो घर के नौकर भी उसे छोटे मालिक नहीं, संजीव साहब का बेटा कहकर बुलाते थे। सागर का व्यवहार ऐसा था कि हर कोई उसे दिल से अपनाता था। एक दिन संजीव थोड़े बीमार हो गए। डॉक्टर ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन उम्र हो चली है, देखभाल की ज़रूरत है। उसी शाम संजीव अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच रहे थे और तभी सागर उनके पास आया। चाय का कप पकड़ाया और बोला, पापा एक बात कहूँ? संजीव ने मुस्कुराकर कहा, बोलो बेटा। सागर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, आज अगर आप मुझे नहीं अपनाते तो शायद मैं किसी ढाबे पर बर्तन साफ कर रहा होता या किसी नाली में पड़ा होता, लेकिन आपने मुझे नाम दिया, घर दिया और वो दिया जो शायद मेरे खुद के माँ बाप भी नहीं दे पाते। संजीव का गला भर आया, आंखों में नमी तैर गई। बेटा, मैंने तुझे नहीं अपनाया, तू खुद ही मेरी ज़िंदगी में रोशनी बनकर आया था। मैं तो सिर्फ अंधेरे में तुझसे टकरा गया था। सागर ने उनका हाथ थाम लिया। पापा, आपने मुझे फिर से जीना सिखाया। अब मेरी बारी है। अब आप आराम कीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगा। संजीव ने आंखें मूंद ली और पहली बार उन्हें अपने बेटे की मौजूदगी में चैन की नींद आई। कुछ दिन बाद सागर ने पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी संभाल ली। वो अब उतना ही काबिल बन चुका था जितना कभी संजीव का सपना हुआ करता था। लोग आज भी हैरान होते हैं, जो बच्चा कभी टूटी चप्पलों में गाड़ी पोंछता था, वो आज करोड़ों की कंपनी का मालिक कैसे बन गया। और तब सागर मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, कभी कभी जिन रिश्तों को खून नहीं जोड़ता, उन्हें तकदीर जोड़ देती है। संजीव अब सुकून में थे। सागर अब सिर्फ उनका बेटा ही नहीं, उनका गर्व बन चुका था। कभी जिस गाड़ी को सागर सिर्फ इसलिए साफ करता था कि वो उसे अपने पापा की याद दिलाती थी, आज वही गाड़ी उसके नए ऑफिस की पार्किंग में लगी रहती है, लेकिन अब वो उसे चलाता है। वक्त ने एक टूटी हुई ज़िंदगी को फिर से जोड़ दिया था और इस बार टूटने का डर नहीं था, क्योंकि इस बार रिश्ता खून का नहीं, आत्मा का था। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां अपने छूट जाते हैं और अनजान भी अपनों से बढ़कर बन जाते हैं। दोस्तों, अब आप सभी से एक सवाल, क्या रिश्ते खून से बनते हैं या वो साथ जो ममता और वो अपनापन ही असली रिश्ता बन जाता है, जो बिना कहे भी दिल से जुड़ जाता है? और अगर आप संजीव होते तो क्या करते? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। जय हिंद, धन्यवाद।